हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। इन तीन क्वेश्चंस के अंदर वी विल डिस्कस व्हाट आर द एपीज देयर एंड अगर कोई एपी है तो उसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहा है देखो, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression that is in AP and Y? तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको रीड करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि क्या उससे एपी फॉर्म हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका रीजन देना है। देखो, एपी का रीजन सिर्फ एक ही है कि अगर आपने जो टर्म्स आइडेंटिफाई करी हैं उन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, दैट मींस द गिवन टर्म्स आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल, यही तो लॉजिक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर वाज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। दैट मींस इट सेज दैट कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, अगर वो एक डिस्टेंस कवर करता है विद द टैक्सी, देन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ही हैज टू पे 15 रुपीज एंड फॉर द एडिशनल किलोमीटर नाउ ऑनवर्ड्स ही हैज टू पे ईच फॉर ईच किलोमीटर ही हैज टू पे 8 रुपीज पर किलोमीटर दैट वाइज। है ना? अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें क्या बनाऊंगा, मैं इसके अंदर बनाऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे बनाऊंगा? देखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर पे कितना डिस्टेंस, कितना टैक्सी फेयर हो जाएगा उसका 15 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर पे, सेकेंड किलोमीटर मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना? फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर पे 8 रुपीज, तो 15 प्लस 8 23। ठीक है। अब नेक्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, तो 15 प्लस 8 है ना, तो 23 प्लस 8 दैट्स 31। ठीक है। 31 के बाद 8 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, है ना? 31 के बाद 8 ऐड हो जाएंगे तो इट्स 39। कोई दिक्कत है? समझ गए? आगे देखो। सो वी गॉट 15, 23, 31, 39। दैट्स अ 4 डिफरेंट टर्म्स। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या मुझे पता है इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सा है बच्चों। आप क्या करोगे, मैंने सारी टर्म्स लिख ली है, अब आप इन टर्म्स को कंपेयर करोगे विद द टर्म्स गिवन इन द एपी। तो आप क्या लिखोगे, लेट कंपेयर द terms let compare the terms by a1 comma a2 comma a3 comma a4 so on। है ना? इन टर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा। देखो, हमने फर्स्ट जो 4 टर्म्स आइडेंटिफाई करी, वो टर्म्स कौन कौन सी हमारी, वो टर्म्स है 15 कॉमा 8, 15 कॉमा 23। फर्स्ट टर्म 15, सेकंड कॉमा 23, देन 31 एंड देन 39। देखो ध्यान से, 15, 23, 31, 39, है ना? ये 4 टर्म्स मैंने आइडेंटिफाई करी। अब ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है, इन टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो लेट्स अज्यूम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस d1, दैट्स द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना? d1 डिफरेंस किसका होता है? फर्स्ट 2 टर्म्स का। फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस मैंने कैसे निकाला, a2 माइनस a1। तो अब देखना कैसे करेंगे बच्चों। a2 की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस 15, द आंसर इज 88, दैट्स ऑफ d1। फर्स्ट टर्म की वैल्यूज कितनी आ गई, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8। अब मैं चेक करूंगा सेकंड कॉमन डिफरेंस, दैट्स d2 इज 31 माइनस 23, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। d2 भी अपना कितना आ गया बच्चों, d2 भी आ गया अपना 8। ऐसे अपन d3 कैलकुलेट करेंगे तो d3 की वैल्यूज आएगी अपनी 39 माइनस 31, तो अब ये भी 8 आ गया। तो एज वी कैन सी दैट फॉर एवरी गिवन सीक्वेंस, if you are finding out the consecutive term, the difference of the consecutive terms d1, d2, d3, everything is same। और जब भी हमको पता है कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो जो सीक्वेंस हमारा होता है वो किस में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में। सो आप ये लिख दोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द गिवन टर्म्स are in AP, सिंपल। तो अब क्या करना था आपको, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था, और जैसे ही कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया, द टर्म्स आर इन AP, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
अब मान लेते हैं एक सिलेंडर अपने पास में ये है ना, इस सिलेंडर के अंदर हर बार 1/4 मतलब जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 हमेशा वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है। सुन लिया? तब ध्यान से देखना, मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर जो टोटल गैस है या टोटल एयर है दैट इज 16 यूनिट्स में, है ना। कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको अज्यूम करना है कि 16 यूनिट आपके इसके अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी। तो अब ध्यान से देखना, जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव करेगा। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सिचुएशन में 16 का 1/4 कितना आया बच्चों, 16 का 1/4 4 आएगा। ये रिमूव हो गई है तो कितनी इस पे कितनी गैस बची है, 16 - 4 आंसर आ गया 12। तो इतनी एयर प्रेजेंट है अभी, समझ गए। अब जितनी एयर प्रेजेंट है मतलब यहां से 1/4 तो गई है ना, अब इतनी एयर प्रेजेंट है ना। अब ये जो प्रेजेंट एयर है, जो भी प्रेजेंट एयर है ये वाली, इस प्रेजेंट एयर का क्या करेगा, इसका 1/4 रिमूव करेगा, ठीक है। तो 12 का 1/4 कैलकुलेट करते हैं। 12 का 1/4 कितना आएगा बच्चों, 12 का 1/4 आएगा 3। अब 12 में से 3 रिमूव हो गया है ना, मतलब इतनी गैस और रिमूव हो गई है, इतनी एयर और रिमूव हो गई है ना, ये भी एयर गई। तो अब इसके बाद ये एयर बची आपके पास में, तो इसका 1/4 रिमूव करेगा। चलो, तो 12 था, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने, आंसर आ गया 9, ठीक है। वैसे तो मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यही दिख गया है दैट फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, 16, मैंने 16 ली थी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ गई 12 और थर्ड टर्म आ गई 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। दैट्स इट। D1 और D2 यही वेरी कर रहे हैं, दैट मींस इक्वल नहीं आ रहे तो इट्स नॉट AP, दैट्स इट। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फर्स्ट टर्म 16 एंड देन सेकेंड टर्म है 12 और थर्ड टर्म है 9, क्योंकि ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, उसकी टर्म्स, उस टर्म की AP बनानी है। तो फर्स्ट टाइम पे आपके पास रिमूव होने के बाद स्टार्टिंग में आपने अज्यूम किया कि 60 जो 16 यूनिट हमने ली थी, दैट 16 यूनिट एयर प्रेजेंट है उसके अंदर। सेकंड टाइम जब फर्स्ट टाइम रिमूव किया उसके बाद सेकंड टाइम पे जो एयर है वो 12 यूनिट प्रेजेंट है और थर्ड टाइम कितनी एयर प्रेजेंट है, 9 यूनिट एयर प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 16, आंसर कितना आ गया बच्चों, -4। सिमिलरली D2 कैलकुलेट करूंगा तो D2 आएगा 9 माइनस 12, द आंसर इज -3, हेंस द वैल्यू ऑफ D2 कितना आ गया, D2 आ गया अपना -3 और D1 कितना आ गया, -4। तो यहां लिख देंगे लास्ट में as D1 is not equals to D2, hence it is not an AP। समझ गए। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि सबसे पहले तो आपको जो जितनी भी एयर प्रेजेंट हो रही थी उसको इस तरह से ले लो कि जब आप डिवाइड करोगे तो 4 से इजीली डिविजिबल हो, है ना। तो मैंने क्या किया, 16 ले ली। अब 16 को 4 से डिवाइड किया, है ना, क्योंकि 1/4 रिमूव हो रही है तो 1/4 यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 को 4 से डिवाइड किया मतलब 4 यूनिट एयर रिमूव हो गई है। कितनी बची है, 16 में से 4 चली गई, कितनी बची, 12 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे आप, है ना। तो 12 का मैंने 1/4 कैलकुलेट किया, कितनी रिमूव हो गई बच्चों, 3 रिमूव हो गई। हर बार 1/4 रिमूव कर रहा है, ध्यान रखना। तो वैक्यूम पंप हर बार कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। तो 12 का 1/4 रिमूव किया तो 3 रिमूव हो जाएगा। 12 माइनस 3 कितना आया, 9। तो अब कितना आ गया, कितनी एयर प्रेजेंट है अभी, 9। फर्स्ट सिचुएशन में 16 प्रेजेंट थी, फर्स्ट रिमूवल के बाद 12, सेकंड रिमूवल के बाद 3, 9, है ना, इतनी एयर प्रेजेंट है। मैंने इसकी सीक्वेंस बना ली 16, 12 और 9। अब इनका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, सब्ट्रैक्शन किया तो -4 और -3, मुझे पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और जैसे ही पता चला कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज नॉट एन AP। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे चले। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड द टैक्सी फेयर वन, राइट, इट इज सिमिलर टू दैट वन। तो मान लो एक वेल है, ठीक है, इस पे अगर हम इसकी डिगिंग करेंगे और आपको बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, तो मान लो आपने यहां से आता ये फर्स्ट मीटर है, इस पे यहां से आता अगर आपने इसको डिग किया तो यू विल गेट 150 रुपीज, है ना। उसके बाद फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, तो आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर यू हैव टू पे 50 रुपीज, है ना। तो एवरी सब्सिक्वेंट मीटर यू हैव टू पे 50 रुपीज नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फॉर द फर्स्ट मीटर इट इज 150 रुपीज, उसके बाद 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो अब देखना फर्स्ट मीटर पे कितना 150 रुपीज, सेकेंड मीटर पे मतलब सेकेंड मीटर तक, फर्स्ट मीटर पे आपने डिक कर लिया इसको, कितना हो गया 150, उसके बाद सेकंड मीटर डिक करने के बाद टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा 150 प्लस 50 दैट इज 200।
3 मीटर के बाद जब आप यहां से यहां तक डिग करवा दोगे तो 150 फर्स्ट का, सेकंड का 50, थर्ड का 50, टोटल कितना पे करना पड़ेगा? टोटल आपको पे करना पड़ेगा 250 एंड सो ऑन। यहां से यहां तक के लिए यहां तक देना पड़ेगा 300, यहां तक 350 और यहां तक 400 आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो मुझे इससे क्या पता चल गया? मुझे इससे पता चल गया कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जो हम यहां पे प्लेस करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रॉम 150, देन 200, देन 250, देन 300 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं D1 D2 D3 कैलकुलेट करूंगा, बहुत सिंपल है। D1 कितना आएगा? 200 माइनस 150, है ना, आंसर कितना आएगा? 50। सेकंड D2 कैलकुलेट करेंगे तो D2 आएगा 250 माइनस 200, आंसर कितना आएगा? 50। देखो इस टर्म का इस टर्म से डिफरेंस, सेकंड का फर्स्ट से डिफरेंस इज D1, 200 माइनस 150, 50 आ गया। फिर 250 माइनस 200 कितना आ गया? 50 फॉर द सेकंड D2, है ना। दैट मीन्स थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। Okay, so D3, if you want to calculate D3, what will have? 300 minus 250 and answer is 50. So as we can see that everywhere the answer is same. D1, D2, D3, all the values are same. So we'll write it as D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to 50. ठीक है, सारी वैल्यूज इक्वल है तो आप लास्ट में लिख दोगे hence it is an AP. Hence it is an AP. ठीक है, तो सारे कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो एपी बन जाएगी। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट वाला देखा। ये बोल रहे थे द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, मान लो आपने 10,000 रुपीज बैंक में सबमिट करे या जमा करे, है ना, डिपॉजिट करे। तो जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करोगे 10,000 रुपीज, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना? 8% से। ठीक है, अब 8% पर एनम है तो फर्स्ट ईयर तो आपको इंटरेस्ट मिल गया कितना? 8%। सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ध्यान से देखो, सेकंड ईयर पे 8% ही मिलेगा, बट सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर आप बैंक की कैलकुलेशन करते हो तो उस अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? दैट मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? 10,000 रुपीज है, उस पर आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो 10,000 का 8% कितना होता है बच्चों? 10,000 का 8% इज 800 रुपीज। अब ये 800 आपको इंटरेस्ट मिल गया। सेकंड ईयर ये इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में 10,000 आएगा, या सेकंड ईयर आपका ये जो इंटरेस्ट है ना आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और आपका प्रिंसिपल रिवाइज हो जाएगा फ्रॉम दिस वैल्यू। तो इट इज 10,800, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसका आपको क्या करना है बच्चों? इसका आपको 108% निकालना है। 108% क्यों निकालना? मैं डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहा हूं। देखो जैसे 100 प्लस 8 यहाँ पे ऐड किया ना मैंने, इसको पहले मैं आपको दिखा रहा था कि कितना इंटरेस्ट निकालना है, उसको ऐड करना है इसमें, है ना। तो अब फर्स्ट ईयर के बाद कितना इतना इंटरेस्ट मिला और ये इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? प्रिंसिपल में, एंड देन फाइनली आई विल गेट द आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे 10,800 का 8% निकालना है, उसको ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं तो 108% हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये रिड्यूस हो गया, दैट इज 108 होल स्क्वायर। 108 का होल स्क्वायर आता है 1166 और 4। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब फर्स्ट ईयर कितना था जब मैंने जमा डिपॉजिट कराया था? 10,000, सो इट वाज द फर्स्ट टर्म 10,000। सेकेंड ईयर it was 10,800, third year it was 11,664। क्लियर? अब ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमको कि इन दोनों के बीच 800 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 800 का डिफरेंस तो नहीं है। अगर 800 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे 11600 होता, है ना। 1600 हो जाता ना, 800। अब 64 एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो कहां से आया? कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेम अमाउंट ऐड होता रहता, आंसर आता जाता। ठीक है, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो यू विल नॉट गेट द सेम अमाउंट एवरी टाइम, है ना। हर बार आपका प्रिंसिपल रिवाइज होता जाएगा और हर बार आपके पास में इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी, है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू से। तो अब ध्यान से देखना, आप यहाँ निकालोगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये कंपेयर कर लिया मैंने, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कंपाउंड इंटरेस्ट का? कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से इन तीनों वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, इसी वैल्यू का अगर मैं यूज करके D1 D2 D3 निकालूंगा, सो D1 वुड बी A2 माइनस A1 एंड D2 इज A3 माइनस A2। ठीक है, चलिए आगे। तो अब A2 माइनस A1 सॉल्व करा तो 800, तो D1 कितना आ गया? 10,800 माइनस 10,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 800। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अब सेकंड D2 कैलकुलेट करने के लिए 11,664 में से आपको 10,800 माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहां से साफ ही समझ में आ रहा है, इट इज 864। अब D2 की वैल्यूज कितनी आ गई? 864 एंड D1 की वैल्यूज कितनी है? 800। जब आप
कंपेयर करोगे सो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, और जैसे ही दोनों इक्वल नहीं हुए दैट मीन्स डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इट्स नॉट अ कॉमन डिफरेंस, यू कैन सी दैट इट इज नॉट एन AP। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ गए? तो आपने रीजन भी दिया है, जितनी बार आपने AP इसको, जो भी आपको गिवन सीक्वेंस है उसको अगर आपने AP अज्यूम किया है या AP उसको लिया है तो उसके लिए आपने रीजन दिया है, एंड व्हेनेवर यू आर डिस्कार्डेड दैट इज नॉट एन AP यू हैव आल्सो गिवन रीजन। ठीक है, इसलिए जहां पे Y लिखा हुआ था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, उसका आंसर आपको देना था। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? आगे चलें क्या? चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 4 टर्म्स, आपको A गिवन है, D गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते रहना। First 4 terms of an AP, when the first term A and the common difference D are given as follows. A given है, D given है, आपको first 4 terms बनानी है। बहुत सिंपल सी first 4 terms आएगी बच्चों, कैसे आएगी देखना। To calculate the first 4 term, we know that A1 is A, A2 is A plus D, है ना, and A3 is A plus 2D, and A4 is A प्लस 3D, है ना। तो अब इस सीक्वेंस का यूज करके मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स बनानी है। तो फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई अपनी A यानी A1 हो गया अपना 10। ठीक है, अब मुझे अगर A2 बनाना है तो A2 क्या होगा बच्चों, A2 क्या होगा A प्लस D, यानी इन दोनों का सम 10 प्लस 10 दैट्स 20। अब A3 कैलकुलेट करना है तो A प्लस 2D, है ना। A कितना है 10, 2D यानी इसका 2 टाइम्स, 10 2 20 प्लस 10 10 प्लस 20, देख लो चलो 30 आ गया। नेक्स्ट अब A4 ऐड करेंगे तो A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 प्लस 10 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, यहां पे एडिशन का साइन आएगा, तो ये हो गया अपना 10 प्लस 30, द आंसर इज 40। अब ध्यान से देखना, क्या सिंपल वैल्यूज थी, 10 में हर बार आपको 10 10 ऐड करता जाना है, तो 10 20 30 40 ये 4 वैल्यूज तो आएगी सिंपल। तो आपको जो AP बना वो कितना बना, वो बना 10 20 30 40, फर्स्ट 4 टर्म्स बोली थी, फर्स्ट 4 टर्म बोली थी क्वेश्चन में, सो वी प्लेस द फर्स्ट 4 टर्म्स एज, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। दैट्स इट, वी नीड टू प्लेस इट देयर, वी हैव डन द क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज A is equals to -2 and D is equals to 0। अब D की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू -10 है। जब भी आप ऐड करोगे तो व्हाट यू आर एडिंग 0, इफ यू आर एडिंग 0 टू एनी वैल्यू इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस, राइट। सो फाइनली इफ यू आर प्लेसिंग द वैल्यू दैट A1 is equals to A, that's 2 here, and A2 is equals to A plus D, that's also -2 over here because we are writing -2 plus 0 and it gives -2 only, है ना। तो आपको D ऐड करना है बच्चों, D कितना है 0, तो -2 plus 0 gives us -2। नेक्स्ट if you want to find out A3, that's A plus 2D, once again -2 plus 0, answer is -2, and the A4, the fourth term would be A plus 3D, which is -2 plus 0 -2, so everywhere we are getting -2 here, let's place it there in the answer। So A1 A2 A3 A4, the 4 terms are -2 -2 -2 and -2. Any confusion class? We got all the values available here, -2 -2 -2 -2. This is the first 4 terms of the AP given in A and D in the question. Clear? Let's move to the next part. A is equals to 4, D is equals to -3. अब सुनना, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और D की वैल्यू कितनी है -3, दैट मीन्स हर बार आपको -3 यानी 3 सबट्रैक्ट करते रहना है ना। इट इज नॉट, सी वी हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट पार्ट दैट द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, 0 and negative. So when we have a negative common difference, what happens? The AP started decreasing, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और AP की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। तो देखना क्या होगा, सो A is equals to 4 and D is equals to -3 we have। अब सुनना, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ A1 तो A1 की वैल्यू कितनी है A, दैट्स 4। अगर मुझे A2 सॉल्व करना है तो इट इज A प्लस D विच इज 4 -3, आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपन A3 पे। A3 क्या होगा A प्लस 2D, दैट्स 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हियर, है ना। तो मैं सॉल्व करूंगा तो -3 प्लेस करूंगा। चलो मैं एक बार स्पेस बना के लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2D, दैट्स -3, है ना। तब सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग 4 3 2 -6, 4 -6 आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे चले। नेक्स्ट A4, अगर मुझे A4 कैलकुलेट करना है तो विल बी A प्लस 3D विच इज 4 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय -3, है ना। a प्लस 3d होगा ना, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है और 3 एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी है -3। वे प्लेस बोलते वैल्यूज, लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो इट्स 4, 3 3 जा 9, -9, ओवरऑल आंसर -5। तो यहाँ पे a4 कितना आ गया बच्चों, a4 आ गया -5। अब ध्यान से देखना, वी गॉट a1, a2, a3, a4, चारों वैल्यूज मेरे पास हमें आ गई है। अब मैं इन चारों वैल्यूज को प्लेस कर देता हूँ, तो आई गेट a1, a2, a3 और a4। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, प्लेस इट ओवर हियर। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू इज 1, प्लेस कर दिया। a3 की वैल्यू कितनी है, -2 एंड a -5। So we got these four terms available in the given AP where A and D was given in the question itself. So it is 4, 1, -2, -5. ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों। फिर से फर्स्ट वाली टर्म 4 थी, आपको हर बार -3 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। इधर -3 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 -3 मान लो, 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, माइनस का 2, -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया -5। दैट्स हाउ वी गॉट ऑल द 4 टर्म्स अवेलेबल। क्लियर, आगे चले। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इस नेक्स्ट वाले पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो अब की बार आपको हर बार 1/2 ऐड करना है, पॉजिटिव का है ना, हर बार 1/2 ऐड करना है। एंड द फर्स्ट हम स्टार्टिंग विद द नेगेटिव साइन। फाइन, बहुत इजी है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सो वही a1 इज a, दैट्स -1। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं a2 पे। a2 इज a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2। क्लियर, देखो a1 वाज a जिसकी वैल्यू थी -1। अब मैं a2 सॉल्व कर रहा हूं तो a प्लस डी करना है, मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस हाफ, तो -1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा बच्चों, -1/2। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट a3 कैलकुलेट करना है, तो a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 रिड्यूस हुआ, -1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन a4 पे। तो a4 कितना आ गया, a प्लस 3d कितना आ गया अपना, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, आगे चले। देखो a प्लस 3d, a अपना आ गया -1, d अपना आ गया 1/2। तो अब सॉल्व करेंगे तो इट्स -1 प्लस 3/2। ठीक है, चलो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 1 2, -2, 3 -2, -1 प्लस 1, दैट्स 1/2, पॉजिटिव 1। तो अपने पास a4 कितना आ गया बच्चों, a4 आ गया है पॉजिटिव 1/2, और ये आ गया था अपने पास 0, ये आ गया था -1/2, और ये आ गया था -1। लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग ऑल द 4 टर्म्स। द 4 टर्म्स स्टार्टिंग विद 1, -1 एंड देन -half एंड देन 0 एंड देन पॉजिटिव हाफ। ठीक है, सिंपल, हाफ हाफ ही तो ऐड करना था। तो 1 से -half हुआ, -half से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हाफ हो गया। दैट्स हाउ वी एडेड पॉजिटिव 1/2 इन एवरी केस टू गेट ऑल द 4 टर्म्स अवेलेबल। क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले में -1 रखा, फिर कंसेक्यूटिवली हाफ ऐड करते गए, तो -1 प्लस हाफ -half, देन -half, नेक्स्ट वाले टर्म है -half में फिर से हाफ ऐड करना है, तो हाफ और हाफ कट जाएगा, 0 आना चाहिए, 0 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी अपनी 0 में आपका क्या ऐड करना है, हाफ ऐड करना है, क्योंकि कंसेक्यूटिवली हाफ ऐड करते जाते हैं ना, तो 0 में हाफ ऐड करना है तो हाफ आ जाएगा, दैट्स इट। -1 में हाफ ऐड किया, -1/2, देन 0 एंड देन 1/2। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है, अगर a की वैल्यू -1/1.25 है, देन d की वैल्यू -0.25 है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते चलो। तो अगर मैं a1 सॉल्व कर रहा हूं तो व्हाट इज a1, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं a1 सॉल्व कर रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। सो a1 कितना है बच्चा अपना, -1.25, आई प्लेस्ड इट एज इट इज। ठीक है, दैट्स a हियर। अब मुझे a2 सॉल्व करना है, तो a2 कितना आएगा, a प्लस d। ठीक है, अब देखना a कितना है अपना -1.25, उसमें ऐड क्या करना है, उसमें ऐड करना है 0.25, ये तो ऐड करना है विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इट इज -1.25 -0.25। ठीक है, देखते रहना। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज प्लेस करा, एंड द कॉमन डिफरेंस आई प्लेस्ड एज इट इज -0.25। अब देखो 0.25 0.25 0.5 ऐड क्यों कर रहे हैं सर, दोनों का साइन सेम है ना। ऐड करेंगे तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो विल गेट -1.5। ठीक है, डेसिमल के बाद 0.25 ऐड करेंगे, 0.5 आ जाएगा, -1 एज इट इज, तो -1.5। ये क्या आ गया बच्चा अपना, ये आ गया अपना a2। अब आगे चलते हैं a3 पे। सो इट्स a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, है ना। a कितना है बच्चा अपना, a है -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2d, d कितना है माइनस का 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दैट इज 0.5 नेगेटिव का, है ना।
चलो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इट्स माइनस 1.25 माइनस 0.50, ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75, ठीक है, 0.5, 0.25, 1.75, तो इट्स माइनस 1.75, दैट्स A3 विल हैव। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? समझ गए, A3 आ गया, इधर A2 भी आ गया है ना, और A1 तो ऑलरेडी आ चुका था। अब मैं निकालूंगा A4, फोर्थ टर्म, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D, तो अपना A क्या था, माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है। चलो नेगेटिव का 0.25, हैव आई प्लेस द नेगेटिव ओवर हियर, यस यस। चलो तो अब देखो, माइनस का 1.25, 25 3 75 माइनस 0.75, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.75 एंड देन माइनस 1.25। अब देखना 25 और 75 1.25 0.75 1 हो जाएगा ना। अब माइनस 1 ऑलरेडी है, माइनस 1 और ऐड कर देंगे तो माइनस का 2 हो गया, तो दैट्स हाउ वी हैव माइनस 2.00, दैट्स A4 वी हैव। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? A1 A2 A3 A4 सारी वैल्यूज आ गई है। नाउ वी हैव A1 A2 A3 A4, ये चार वैल्यूज आ गई। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A1 की वैल्यूज है माइनस 1.25, माइनस का 1.25 एंड माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 एंड माइनस का 2, ठीक है। तो मेरे पास 4 वैल्यूज है, माइनस 1.25, माइनस 1.5, माइनस 1.75, माइनस का 2, 4 वैल्यूज आ गई। एज इट इज 4 वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, ये अपनी 4 वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल। आगे चले, चलो देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको एपी दे दिया, आपको क्या करना है दिस टाइम, वी हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो डी बताना है और ए बताना है, बहुत सिंपल। एपी तो आपको दे ही रखा है, तो आपको चेक करना है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो चेक करते हैं, 3 1 -1 -3, ठीक है। फर्स्ट टर्म वी नो दैट द फर्स्ट टर्म A1 is 3, the first term, and if you want to find out the common difference, that's D is equals to A2 minus A1, ठीक है, समझ गए। चलो अब आते हैं पर D is equals to A2, A2 कितना है बच्चों, सेकंड टर्म 1, ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो -3। जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां प्लेस करेंगे 1 - 3, तो इट इज D is equals to 1 - 3 is -2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -2 और A की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। हेंस द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, क्लियर। तो मैं लिख दो, हेंस द फर्स्ट टर्म is 3 and the common ठीक है, the common difference is -2, है ना। तो फर्स्ट टर्म अपने पास में कितने आ गए 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। कोई कंफ्यूजन बच्चों, निकाल लिया। आ जाए अपन सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इट्स -1 -5 3 and 4 3 and 7, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। तो वी नो दैट द फर्स्ट टर्म A1 is -5 and the common difference D can be calculated as any two terms. I'll subtract second term with first term, है ना। तो सेकंड टर्म कितनी है बच्चों, -1 माइनस, चलो पहले माइनस प्लेस कर देते हैं फिर प्लस लगाएंगे, चल राइट, माइनस एंड देन माइनस, और साइन किसका है, नेगेटिव का, और ये -5। देखो क्या करना था मुझे, डी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करना था, तो सेकंड टर्म ये रही अपनी और फर्स्ट टर्म है -5, तो सेकंड टर्म यहाँ माइनस ये -5, तो देखना क्या आया, क्या आया है -1 माइनस माइनस प्लस और ये 5 -1 कितना आया 4, एंड दैट्स हाउ वी गॉट D इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, समझ गए। देख लो धीरे धीरे वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, तो दैट मींस इंक्रीजिंग, कैसी है, इंक्रीजिंग एपी वाली सिचुएशन में डी पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो वी गॉट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, वी फिगर्ड आउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। देखने में टफ लग रहा है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो A1 कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस D कैन बी कैलकुलेटेड एज A2 माइनस A1। तो अब A2 कितना है बच्चों अपने पास में, A2 सिंपल सा दिख रहा है मुझे, A2 कैलकुलेट करने के लिए 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कैसे करेंगे, देखो A2 5/3 1/3, 5/3 माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I'll take 3 LCM, 5 minus 1 that gives us 4 upon 3 is the answer. So I got D is equals to 4/3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों,
4/3 दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था और फर्स्ट टर्म निकालना था। देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज प्लेस कर दिया, कॉमन डिफरेंस निकालने के कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आई सब्ट्रैक्टेड 5/3, 5/3 सब्ट्रैक्ट करना था, 5/3 में सब्ट्रैक्ट करना था 1/3 को, तो a2 - a1, तो आई रिटन a2 - a1 5/3 - 1/3। ओके 5/3 - 1/3 के लिए 3 एलसीएम ले लिया, 5 - 1 4, 4/3 एज इट इज 4/3 इज आंसर। सो एवरी टाइम वी आर एडिंग 4/3 हियर। तो देखना डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करते जाओ। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, वी आर गेटिंग द टर्म। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट वाला देखना। नेक्स्ट पार्ट बोलता है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, चलो कैसे देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म में से। तो कैसे करेंगे बच्चों, सेकंड टर्म इज 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, सेकंड टर्म है अपनी 1.7, उसमें से कौन सब्ट्रैक्ट करना है, 0.6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1.7 माइनस 0.6 आंसर आ गया 1.1। सो द कॉमन डिफरेंस इज 1.1, फर्स्ट टर्म इज 0.6। अब ध्यान से देखो, समझ में आ गया मुझे a1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। क्लियर, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आ गया है। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट भी हो गए, इतने इजी थे। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है ना। इसमें से कोई क्वेश्चन, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन में तो हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए ना। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है देन वी आर ऑलवेज देयर, वी विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, टेक केयर।